मैं बाल सिंह सनोप रजीराम निवासी प्रेक्षक जिला श्री गंगानगर। मैंने गुरुदेव श्याग सिद्ध युग प्रचार के लिए 3,09,000 रुपये की ठगी की है। आगे तू कहाँ कहाँ लगाए ये भी लिख दे तू। 14,500 जयसर वाले प्रोग्राम में हाँ और 57,328 मैंने गुरु भाई दीपक को वापस लौटा दिए खुशी खुशी से। अच्छा। आप और चेतन जी को तुमने कितने दिए हैं? चेतन जी को 30,000। 30,000 रुपये पांति दिए ना तुमने चेतन जी को। तुम दोनों 2.5 साल से पार्टनर और हो। तुम कितने साल से ये काम कर रहे हो? ये 2-2.5 सालों से। 2-2.5 साल से काम कर रहे हो तुम दोनों ठगी का। और चेतन जी ने तेरे को पांति कितनी पांति दिया है? चेतन जी ने हाँ। मेरे को एक बार दिया था 1,500 रुपये। और एक बार दिया था 5,000 रुपये। एक बार 5,000 दिए है। हाँ। ठीक है। और भी गुरु भाई हैं, उनके भी नाम लिख दे जो ठगी करे हैं। ठीक है। आज हम दीपक बहादुर जी के साथ हैं जो एक दुखद घटना घटी, कुछ फ्रॉड हुआ जैतसर कार्यक्रम राजस्थान में। उसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां और काफ़ी चर्चाएं चल रही है जो कि नहीं चलनी चाहिए थी, और हम नहीं चाहते थे कि इसके बारे में इसको कोई स्पष्टीकरण दिया जाए। परंतु क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खुल के सामने आ रही है, तो अ, दीपक जी क्योंकि उसके साक्षी हैं, इस पूरे प्रकरण में वो रहे हैं, तो इसीलिए उनको निवेदन किया है कि वो आप अपनी बात रख सकते हैं। जो भी सत्य घटना हुई है उसके बारे में सभी को जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। इसीलिए इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। चलिए, जय गुरुदेव दीपक जी। जय गुरुदेव। सभी जितने भी लोग जुड़े हैं उनको सभी को जय गुरुदेव। मुझे जुड़े हुए लगभग गुरुदेव से 2.5 साल हो गए। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद एक तो मैं कैंसर और टीबी से ग्रस्त था, तो वो चीज़ें भी मेरी ठीक हुई है दोनों 2 महीने के अंदर। बाकायदा ये सारी रिपोर्टें मेरे पास पड़ी है। और एक था कि अभी मैं 19-20 साल का हूँ। आजकल के लड़कों को पार्टी वार्टी का भी शौक होता है, तो उन चीज़ों में मेरे अंदर में लगभग 95% सुधार आया गुरुदेव से जुड़ने के बाद। जी, और जी। अभी क्या था, अभी बाल सिंह का पूरा मैटर बताता हूँ। ये सारी घटनाएं पहली बात तो इसलिए हो रही है कि लोग संस्था के अंडर को भी प्रोग्राम नहीं करवाते। तो जी, बाल सिंह से जुड़े हुए 1 साल पहले बाल सिंह हमारे टच में आया। तो जब हमने बाल सिंह से बात की कि यार हमें भी पंपलेट चाहिए। हम आज तक कभी आश्रम गए नहीं, आश्रम वालों को भी नहीं जानते थे कि भाई कैसे प्रचार होते हैं, कैसे वहाँ से सामग्री आती है। तो बाल सिंह ने हमें बोला कि मैं आपको पंपलेट ला के दे दूंगा। तो बाल सिंह ने हमसे उसके लिए 10,000 रुपए लिए। तो 10,000 में उसने हमें मात्र 1,000 से 1,200 लगभग पंपलेट थे और 3 टी-शर्ट थी, कुछ कार्ड थे, वो ला के दे दिए। जब हमने उससे बोला कि यार 10,000 में इतनी सामग्री आती है, तो उसने बोला कि थोड़ी बहुत किसी ने बीच में रास्ते में उतार ली चाहिए थी और इतनी आती है। हमने इस बात को इग्नोर कर दिया, भाई गुरु भाई है, झूठ थोड़ी बोलेगा इस बात का। फिर उसके थोड़े टाइम बाद जब ये लगभग शायद तक जनवरी फरवरी के आसपास ये श्री कोलायत के अंदर प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर बाल सिंह मेरे पिताजी को फ़ोन करता है कि मुझे 7,000 रुपये चाहिए, मुझे एलईडी की व्यवस्था करनी है। तो हमने उसको करवा दी, भाई करते होंगे एलईडी की व्यवस्था, हमें पता नहीं भाई प्रचार कैसे होता है, कैसे एलईडी खरीदी जाती है, कैसे किराए पे ली जाती है। हमने सोचा था कोई नई छोटा टीवी की तरह खरीद रहा होगा। तो उसने वो 7,000 मंगवा लिए, तो ऐसे करके टोटल 17,000 रुपये हो गए। फिर उसके बाद क्या किया, उसने पिताजी को फ़ोन किया सूरतगढ़ के प्रोग्राम से लगभग 10-15 दिन पहले। मतलब मान लो 5 तारीख का प्रोग्राम था, तो ये 20 फरवरी के आसपास फ़ोन करता है लगभग कि पटवारी जी मैं आया हुआ हूँ और आपको पंपलेट चाहिए ना, वो हम अखबार में डलवाएंगे पंपलेट। पापा ने बोले हाँ चाहिए। तो बोला कि आप 15,000 रुपये करवा देना, मैं ले आऊँगा। तो पापा ने वो पैसे करवा दिए। फिर बाल सिंह कहीं नहीं गया हुआ था। बाल सिंह अपने गाँव से जाता है पंकज जी के पास हनुमानगढ़। वहाँ उनको जाके बोलता है कि मेरे को पंपलेट की ज़रूरत है, अभी मेरे को गाँव में और स्कूल में बाँटना है। तो पंकज जी ने में एक थैले में डाल के पंपलेट दे दिए, लेकिन बाल सिंह को ये पता नहीं था कि उस पंपलेट में सादुल शहर की मोहर लगी हुई है, जो सादुल शहर के अंदर प्रोग्राम हुआ था। तो वो बाल सिंह ने मिला के दे दी। हमने बाल सिंह को बोला यार 15,000 के अंदर 2,000 ही आते हैं। उसने बोला कि वो मैंने गुजरात टीम वालों ने मेरे को इतने ही भेजे हैं, वो पैसे उनको भेज दिए, या तो वो हमें सामग्री भेज देंगे वरना हमें वापस पैसे कर देंगे। हमने सोचा चलो सही बोल रहा है अभी वापस पैसे दे देंगे आपको। उसके बाद खुद ने उसने कहा कि चलो हम प्रचार करवाएंगे सूरतगढ़ के अंदर, प्रोग्राम रखते हैं एक।
उसने 5 तारीख का प्रोग्राम भी तय कर दिया। लेकिन तब तक हम कुछ नहीं जानते थे कि भाई प्रचार कैसे होता है, कैसे संस्था से परमिशन ली जाती है। तो उससे थोड़े दिन पहले संस्था वालों ने भाल सिंह को डांटा था, ये आलसी प्रवृत्ति का आदमी है। तो संस्था वालों को इस पे शक हुआ होगा कि भाई कोई काम का आदमी नहीं है। तो भाल सिंह हमसे आके बोलता है, भाई प्रोग्राम करवा रहे हैं, अपने संस्था से या किसी से नहीं पूछेंगे, गुरुदेव का आदेश है, हम खुद करवाएंगे, गुरुदेव की तस्वीर को आगे लेके, कौन बीच में संस्था होती है। हमने बोला चलो ठीक है। फिर हमसे पंकज जी कांटेक्ट में आए, गंगानगर हनुमानगढ़ के गुरु भाई कांटेक्ट में आए। तो उन्होंने बोला कि संस्था से हमें बहुत फायदा होता है, अगर संस्था के अंडर में प्रोग्राम करवाएंगे तो वहाँ बहुत सारी सामग्री हमको फ्री में मिलेगी, और एक बार संस्था पे करते कि आप उनका हिसाब बाद में कर सकते हो। अगर हमको कोई भाई हमें सहयोग देना चाहता है तो वो पैसा डायरेक्ट संस्था के खाते में जाएगा, वहाँ से हिसाब का लेन देन सही रहेगा। तो हमने संस्था से परमिशन ले ली। संस्था वालों ने बोला चलो आपने जल्दी प्रोग्राम रख लिया हमसे बिना पूछे, चलो हम परमिशन देते हैं आपको। अभी भाई लोग तो हम नहीं भेज सकते प्रचार के लिए, क्योंकि बेंगलुरु गए हुए हैं लोग। अभी बेंगलुरु 5 तारीख को प्रोग्राम था, 5 मार्च को। तो संस्था वालों को जो पंकज जी ने नंबर दिए, वो नंबर दिए भाल सिंह के और मेरे पिताजी के। तो संस्था वालों ने पंकज जी को बोला कि भाल सिंह के नंबर आप मत दो, आप खुद के नंबर दे दो और पटवारी जी के नंबर दे दो। भाल सिंह पे आप नजर रखो, वो काम का आदमी नहीं है। तो पंकज जी ने मेरे को बोला कि यार संस्था वाले भाल सिंह के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छा गुरु भाई है, अपने साथ रहता है। मैंने बोला भाई कुछ गड़बड़ की होगी तभी बोल रहे होंगे, चलो अपनी नजर रखते हैं इस बंदे पे। फिर मैं उसी सूरतगढ़ के प्रोग्राम से उस पे बंदे पे मेरी नजर थी। फिर सूरतगढ़ का प्रोग्राम आराम से बहुत अच्छा हुआ। बहुत गुरु भाई आए थे, अजमेर से भी काफी अच्छे गुरु भाई आए, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ कि बाल सिंह, मैंने बाल सिंह से हिसाब मांगा। भाई अगर कहीं से भी सामग्री आती है तो वो लोग एक रसीद देते हैं, रसीद देते हैं इतना पैसा आया, इतनी सामग्री हमने भेजी। और पहली बार संस्था से पंपलेट फ्री में आते हैं। तो बाल सिंह ने बोला यार मैं पैसे मंगवा दूंगा, वो गुजरात टीम को मैंने पैसे दिए थे। अब गुजरात टीम के मैं किसी संपर्क में हूँ, मेरे पास किसी का नंबर नहीं। मैंने बोला चलो करवा देगा। इसको 5-10 दिन का मौका दिया। फिर ये चला जाता है जेतसर, जेतसर वालों को जाके बोलता हो गुरुदेव का हुक्म हुआ है, जेतसर में प्रोग्राम करवाएंगे। फिर जेतसर वालों को ये जाके भर देता है कि पटवारी जी और ये लोग काम के नहीं है, पंकज शर्मा काम का नहीं है, संस्था वाले काम के नहीं है, इनके संपर्क में मत आना, इनके तो घमंड है, ऐसे और वैसे। सर जेतसर वालों ने भी क्या गलती की, ना तो हमसे संपर्क किया, जेतसर जबकि 20 किलोमीटर दूर है, बहुत अच्छे हैं वो गुरु भाई, लेकिन उनको भड़का दिया गया। उन्होंने मेरे से संपर्क भी नहीं किया, ना सूरतगढ़ वालों से। तो उन्होंने प्रोग्राम रख लिया, इसलिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो उन्होंने संस्था से परमिशन ली। लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि जाना चाहिए यार, गुरुदेव का प्रोग्राम है, चलो बाल सिंह ने जल्दबाजी में रख लिया, या उसने गड़बड़ की है तभी संस्था वालों ने उससे पूछा नहीं, परमिशन नहीं ली, वरना संस्था वाले तो परमिशन दे देते। फिर मैं वहाँ चला गया। मैं वहाँ मुझे मंच संचालन का भी मौका मिला, जेत सर के अंदर गुरु भाई और गुरुदेव ने मुझे मौका दिया वहाँ पे। फिर मैंने सभी गुरु भाई जो अजमेर से और बाहर से आए हुए थे उनको मैंने बोला कि मैं मीटिंग रखूंगा एक। फिर उस दिन मैं मयूर सिंह से बात करता हूँ। मयूर सिंह को मैंने बोला कि तुमने इससे कुलायत के अंदर 7,000 रुपये लिए थे। उसने बोला मैंने यार कोई पैसा नहीं लिया इससे, तो इसको तो रिचार्ज भी मैंने मेरे खुद के पैसों से करके दिया है। तब बाल सिंह पकड़ में आ गया। मैंने बोला गड़बड़ है। फिर हमने मीटिंग की, मैंने बाल सिंह को बोला कि तुम 32,000 तो तूने हमसे लिए हैं वो अलग है, बाकी तूने सूरतगढ़ और जेतसर के नाम से बहुत सारा पैसा मंगाया है, पूरा हिसाब दे मेरे को। फिर वो आगे पीछे हो गए, मैंने कोई पैसा नहीं मंगाया। मैंने कहा तेरा फोन पे खोल के देते हम लोगों को, सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तू पूरा हिसाब दे दे। तब उसने अपना हिसाब देना शुरू हुआ, तो वो धीरे धीरे मतलब 67,500 रुपए से लेके 2 लाख ऊपर तक गया। उतना पैसे उसने पहले उसने बोला कि 3,09,000 का भी बोल दिया, उसका अकाउंट स्टेटमेंट चेक हुआ तो 3,09,000 पैसे आए थे। लेकिन फिर हमने छानबीन करके बाकी उसके जो 70-80,000 रुपये सैलरी थी उसको मैंने बोला ये तेरी साइड में रख, इसकी बात में जांच करेंगे भाई तेरी सैलरी है या नहीं। अगर तेरे को पुलिस केस होता है, अगर कल को तू पैसा नहीं भरता है, फिर ये बाद में जांच होगी कि भाई ये पैसे सैलरी के हैं या और कहीं से भी किसी गुरु भाई की फर्म हो सकती है, वहां से किसी ने पैसे डलवाए हो। तो 2 लाख से ऊपर का इसने लिख के दे दिया। तो बात होती है यहाँ से स्टार्ट अभी। आपके 32,000 मिला के 2 लाख या आपके 32,000 के अलावा 2 लाख और निकले थे? 2 लाख से ऊपर ऊपर है, 32,000 मिला के, वो कन्फर्म मेरे याद नहीं है, वो उसमें लिखा है, उसने देख लेंगे। जी फिर जी। क्या हुआ
इस बंदे से मैंने पूछताछ चालू की, तो इस बंदे ने एक का नाम लिया चेतन का, बोला कि इसने बाकायदा इसने वीडियो बनाया, मेरे फोन के अंदर वीडियो पड़ा है, उसने लिख के दिया कि चेतन ने मेरे से 30,000 रुपए कमीशन लिया है। मैं चेतन से ही सीखा हूँ। सबसे पहले मैंने पाली के अंदर पैसे लिए और चेतन से भी मैंने 6,500 रुपये कमीशन लिया है। मैंने कहा भाई तेरे फोन पे के अंदर नहीं है, तुम झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा है? तो वो बोला कि मैंने केस दिए हैं। इस बंदे ने मेरे को बोला था कि अपने को केस का लेन देन रखना है ताकि किसी को पता ना चले। फिर हमने फोन करके चेतन को बुलाया। उससे चेतन पहले जी का पूरा नाम क्या है? चेतन सूदिया है, जो जेतसर के हैं, जेतसर के पास ही 5 GB गांव है, 2-1 किलोमीटर वहां से है। तो हम अच्छा। उससे पहले चेतन जी को बुलाने से पहले एक रात पहले मैंने चेतन जी को सब कुछ बता दिया कि चेतन जी भाल सिंह को अच्छी तरह से जानते थे, मेरे से भी बहुत बहुत टाइम पहले वो जानते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ प्रचार करते हैं। तो मैंने चेतन जी को फोन करके बोला कि इसने यार देख इतना तो पैसा खाया है। जब भाल सिंह का फेसबुक अकाउंट चेक हुआ तो उसके अंदर पाया गया कि उसने गुरु बहनों को वीडियो कॉल के लिए बोल रखा है कि आप मेरे को वीडियो कॉल करो, ये करो। तो इसने वो गलत बातें हैं, जहाँ गुरु बहनों को गुरुदेव की स्पीच और दिव्य लेखनी भेजनी चाहिए, वहाँ ये ऐसी बातें कर रहा है। तो चेतन मेरे को क्या बोलता है कि इसका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए भाई साहब, इसको कुछ मत बोलना, अच्छा। अपने को इसको 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 कुछ नहीं करना, इसकी एक भी बात, एक भी वीडियो बाहर लीक नहीं होना चाहिए। ये बात इसने 3-4 बार बोली, तो मेरे को चेतन पे शक हो गया। मैं इतने दिन जानता था यार चेतन अच्छा आदमी है, लेकिन ये भाल सिंह गलत है, भाल सिंह की ये पक्ष ले रहा है। फिर चेतन को बुलाया गया। जब चेतन से पूछताछ की गई तो चेतन ने बदतमीजी भी की, गाली गलौज की। फिर भी हमने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि शांति से बैठा रहे, वो अपने बात कर रहे हैं गुरु भाइयों की तरह, आराम से बात कर रहे हैं, कोई बात है तो उसका आराम से शांति से बैठ के। लेकिन फिर भी ये नहीं माना, बदतमीजी सी बातें की इसने। फिर इसका हमने बोला भाई तेरा फोन दिखा। जब इसने फोन दिखाया तो उसके अंदर पाया गया कि चेतन सूदिया जो है बहुत सालों से राधा स्वामी का डेरा है वहां जा रहा है, जो निरंकारी निरंकारी पंजाब में। डेरा है वहां जा अच्छा। रहा है बहुत सालों से। गुरुदेव से जुड़े हुए तो इसे 2-3 साल हुए हैं लगभग, मुश्किल से। मेरे साथ कहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा है भी ये नहीं, क्यों जुड़ा होगा? जब वो निरंकारी डेरे के अंदर जाता है तो इसका क्या मतलब है? एक निष्ठा तो इसकी है ही नहीं। तो फिर इस बंदे को मैंने बोला भाई, इसने एक गुरु बहन को फोटो भी भेज रखी है अपनी। मैंने कहा यार जहाँ तू खुद की गुरु बहन को फोटो भेज रहा है वहां गुरुदेव की दिव्य लेखनी स्पीच भेजनी चाहिए। तो बोलता है अभी मैं कहीं जाऊं क्या करूं, इससे क्या लेना देना, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है। मैंने बोला चलो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अब ये कविता राणा का भी मेरे पास फोन आता है कि तुम इसको धमका रहे हो, अंदर बंद कर रखा है। मैंने कहा कोई नहीं धमका रहे, हम शांति से बात कर रहे हैं इससे। भाल सिंह ने इसका नाम लिया है और ये वहां भी जा रहा है। कविता राणा को मैंने बोला कि ये राधा स्वामी के डेरे में जा रहा है, और कविता रानी लाइव आके के कहती है कि ये तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा भतीजा चेतन चौहान है, वो एक स्वामी पता नहीं कौन है उसके, तू रिकॉर्डिंग सुनना कविता राणा। तूने ये बोला नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसको बार बार अच्छे से सुनना। मैंने उसमें ये बोला है कि चेतन है वो राधा स्वामी के डेरे में जाता है, वहां ये क्या कर रहा है? फिर तुम्हारी एक निष्ठा किस चीज की? अब चेतन है वो भाल सिंह का पक्ष ले रहा है, भाल सिंह गुनहगार था। अब कविता राणा इसका पक्ष ले रही है कि इस निर्दोष के साथ ये हुआ, ये सुसाइड करने को तैयार हो गया। अब हम पे झूठे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि सुसाइड कर लेगा, इन पे केस हो जाएंगे। और कविता राणा ने क्या बात बोली कि चेतन पुलिस स्टेशन गया अच्छा। और उन्होंने केस नहीं लिया, और पुलिस वालों ने बोला कि तू गरीब है चला जा। और हमारे बारे में बोला गया कि ये तो विधायक है, इनके पीछे रोई है। मैं कविता राणा से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से पुलिस वाले ने ये बोला है कि इनके साथ तो विधायक है? मैंने कौन से पुलिस वाले को फोन करके दबाया है कि तू इसका केस मत लिखना? पहले तो पहले तो मैं आपके ऊपर मानहानि का केस लगाऊंगा, जो मेरे झूठा बोल रहे हैं कि पुलिस वालों को इसने दबाया है, पुलिस वाले केस नहीं लिख रहे। कौन से पुलिस वाले को बोला है मैंने? कौन सी विधायक को मैंने फोन करके बोला है? वैसे अब केस तो इन पे बनता है, पैसे की अगर धोखाधड़ी की है हाँ, इन्होंने, सामने आ रहा है फिर और भी भाल सिंह लिख के दे रहा है कि ये लोग शामिल हैं, तो केस तो हाँ, उल्टा इन पे बनता है। फिर भी फिर भी हम लोगों ने इनको छोड़ दिया, इसलिए कि चलो अपने भाल सिंह अगर पैसा भर देता है तो अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सही बात भाल है। भाल भाल सिंह अगर पैसा भर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने चेतन का कहीं नाम भी नहीं लिया। वो जी। क्योंकि इसने कविता राणा ने बोल दिया कि इसकी पर्सनल लाइफ है, ये कहीं जाए, इसके वो इसका भाई है जो कविता राणा के साथ लाइव आया है, उसने भी यही बोल दिया कि कहीं जाए इसकी पर्सनल लाइफ है। एक मेरे पे जो इल्जाम लगाया कि ये तो ड्रिंक करते हैं,
भाई साहब मैं हर जगह जाता हूँ, वहां बोलता हूँ कि मेरी कैंसर से और टीबी से मैं ठीक हुआ। मैं पार्टी करता था कभी कभी, वो भी मेरी चीजें ठीक हुई है। तो मेरे को ओम फोन करके बोलता है कि तूने जो दारू पी थी उसका वीडियो मैं जोधपुर आश्रम में भेज दूंगा। मैंने कहा अपने बाप की पी है, भेज भाई। और कविता राणा कहती है कि ये ऊपर से बोलते हैं कि अपने बाप की पी है। भाई तुम लोग ये बोल रहे हो ना कि गुरुदेव की जो दिव्य जोत चल रही थी उसके सामने पी। पहली बात तो गुरुदेव का प्रोग्राम समाप्त कर चुके थे, सारी सामग्री हमने समेटी है, फिर मैंने पी है। देखिए और तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ पे ये भी तुम्हारे बोलना लिए तो चाहूंगा कि शराब पीना, गुरुदेव ने कहा है स्पीच में भी कि ये बुरी लत है, ये छूट जाती है इस आराधना में। और गुरुदेव कभी नहीं कहते कि आपको पीनी नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं भाई एक बोतल पी रहे हो, डेढ़ भी शुरू कर सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस नहीं, नाम जप चलो, करो जी। नहीं, अगर मैं शराब पी के कहीं जाता हूँ कि प्रचार करने जाता हूँ तो गलत है भाई। तो लेकिन मैं गलत है। पहले लोगों को बताता हूँ कि मेरे अंदर ये आदतें थी, ये बीमारी थी, वो ठीक हुई है गुरुदेव से जुड़ने के बाद। तो ये हम्म। लोग कहते हैं हम आपका वीडियो भेजेंगे। भाई तुम क्या भेजोगे? और ये कह रही है ना कविता राणा कि तुम दिव्य जोत के सामने पी। भाई तुम्हारे अंदाजे में तो दिव्य जोत सिर्फ गुरुदेव के फोटो के सामने जलती होगी, मेरे तो हृदय में जलती है गुरुदेव की जोत है। जी जी मैं तो बिल्कुल सही। मैं तो बहिर्मुखी आराधना में विश्वास नहीं करता, अंतर्मुखी आराधना में विश्वास करता हूँ। ये मैं बताना चाहूंगा, बहुत से गुरु भाई बहनों का एक दो बार ऐसा भी अनुभव सुनने में मिला है कि हम दारू पी के फिर ध्यान करने बैठते थे। तो एक हम्म। बहुत हमारे जिनका कब सभी को नाम पता है। तो देखिए शराब को इस तरह देखना गलत है। और अगर बंद कमरे में पी है इन लोगों ने, तो मेरे को नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ नहीं, हो। जी। कविता राणा ने बोला है कि ये पंकज के नाक के नीचे ये सब चल रहा था। भाई क्या चल रहा था नाक के नीचे? हम कोई ब्लैक काम थोड़ी ना कर रहे थे, सबके सामने पिए हमने। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हम्म। 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले जब ये ओम जी ने फोन करके बताया, उसी से मुझे पता लगा। और फिर भी यदि ये कार्यक्रम के बाद किया गया है सब कुछ, और कार्यक्रम से अलग किया गया है, तो उस पे तो ना मेरा कोई अधिकार है ना किसी और का है। ये तो एक व्यक्तिगत चीज है। आप अपने हिसाब अब से, बहुत से एक लोग। एक चीज देखो आप, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, अगर उसकी छूटती है, वो तो है गुरुदेव के खिलाफ है। अगर जो व्यक्ति दूसरे डेरों में जाता है और वहां हाँ दूसरे डेरों में जाके वहां उनका उनका प्रचार करता है, और जो खुद के जिसके गांव में गुरुदेव का जो प्रचार चल रहा है वहां प्रचार करने नहीं आ सकता, ध्यान करने नहीं आ सकता, वो चीजें तो गुरुदेव के साथ है। कैसी बातें कर रहे हैं लोग? जी 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 कविता जी। राणा उन लोगों को तो साथ दे रही है। ये भी देखा अब गया है कविता राणा का और चेतन जी का और ओम जो है, उन सब का एक वो मंच है यूट्यूब पे जिस पे वो सभी साझा करते हैं। वो स्वयं पहले उनका जो ये अभी वीडियो आया उसमें किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो तो हम सभी के सामने है ही सही। परंतु जब आप किसी आदर्श व्यक्ति को वहां पे रखते हो तो अ, ठीक है, एक अनुभव सुनाने के हिसाब से अलग होता है, लेकिन यदि उसकी ओनरशिप है तो एटलीस्ट उन लोगों को तो मिशन से अगर जुड़े हैं तो थोड़ा नहीं, संभल के। कवि कविता राणा जी। को मैंने खुद ने बताया कि ये जाता है वहां पे, लेकिन कविता राणा ने कल सेशन में बोला क्यों नहीं ये बात? ये तो हाँ गुरुदेव के उन्होंने। खिलाफ है ना। गुरुदेव ने खुद ने बोला है भाई मंत्र मेरा ही चलेगा, गुरु एक ही होता है। फिर जी ये चीजें तो खिलाफ है, लोग क्यों नहीं मानते इन चीजों को? जी 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 अगर मैं ये चीजें मान लो झूठ बोल रहा हूँ, किसी को लगता है कि ये इल्जाम लगा रहा है कि राधा स्वामी में नहीं जाता, पहली बात आप जेतसर वासियों से पूछ लो। चलो जेतसर वासी कविता राणा कह रही है कि इससे डरते हैं लोग, अगर वो डरते हैं फिर आप सुनो, राधा स्वामी में जाओ और चेतन की फोटो दिखा देना, वहाँ हर जगह कैमरे लगे होते हैं बाहर से अंदर तक। वो लोग भी जूते लगाएंगे इसके दो कि तू हमारे पास भी आता है और उनसे जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ऐसी चीजें नहीं चलती। गुरु तो एक होता है। दो घोड़ों पर चढ़ के आप अगर रेस जीतना चाहते हो तो वो नहीं जीत सकते, सबको पता है। एक निष्ठा होनी चाहिए। तो कविता राणा फिर किस एक निष्ठा की बात कर रही है? उसकी खुद के साथ वाले। और रही बात भाल सिंह की, मैंने तो एक प्रोग्राम जो संस्था के अंडर में करवाया, पहला प्रोग्राम, उसी में भाल सिंह को पकड़ लिया। और ये भाल सिंह कितने प्रोग्रामों में गए, 7-8 प्रोग्रामों में गया है जो सारे संस्था के अंडर में नहीं हुए, और उन लोगों को याद नहीं आ सका। इसके पीछे कारण यही है कि जो प्रोग्राम संस्था के अंडर में नहीं होगा तो लोग बाहर से राशि मंगवाते हैं, तो उनके पास हिसाब किताब नहीं होता है। फिर ये आपस में लड़ते हैं। कविता राणा कल इल्जाम लगा रही थी मैंने भी पैसे भेजे, मेरे को रसीद नहीं मिली। तेरे को रसीद क्यों नहीं मिली? उनसे मांगना हिसाब है। फिर तेरी गलती है, तू पैसे डालती क्यों है? तेरे को गुरुदेव ने खुद ने बोला है कि अगर आपको दान देना है तो वो संस्था के अकाउंट में करे। गुरुदेव ने खुद ने बोला है। फिर आप तो दूसरों के खाते में
बहुत बार बोला है गुरुदेव ने स्पीच में, जो भी दान दिया जाए उसकी रसीद जरूर प्राप्त की जाए, और ये हमारा अधिकार भी है। बिल्कुल वैसे। अभी जब मैं इतनी बातें बोल रहा था तो मेरे को किसी के कमेंट भी आए कि आप संस्था के साथ हो। भाई क्यों नहीं हूँ संस्था के साथ? संस्था बिल्कुल। के साथ हूँ, गुरुदेव की वेबसाइट के साथ हूँ। उन्होंने, गुरुदेव ने खुद कहा है कि मेरी कानूनी जवाबदेही है। हाँ तुम हाँ। खुद खोल के बैठे हो, फिर क्यों खोल के बैठे हो भाई साहब? ऐसा तुम्हारे वाले में क्या है जो गुरुदेव वाले में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। और मैं एक बात और फिर से गुरुदेव के स्पीच से ही याद दिलाना चाहूंगा सभी को, क्योंकि हमारा इस तरह की गतिविधि का कोई उद्देश्य नहीं रहता नकारात्मक चीजों को फैलाना। और हम नहीं चाह रहे थे ये दीपक जी को बुला के इस तरह आपको सच्चाई बताई जाए, क्योंकि एक नकारात्मक खबर है। परंतु जब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उनका अगर स्पष्टीकरण ना दिया जाए तो नकारात्मकता ज्यादा फैलती है। इसलिए हमने सोचा कि जो घटना घटी है उसकी सच्चाई सभी को जानी चाहिए, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो। दूसरा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी व्यक्तिगत किसी चीज के खिलाफ होना। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि गुरुदेव ने जो स्पीच में बातें कही है उनको आप फॉलो कीजिए एज इट इज, और गुरुदेव ने जो संस्था और वेबसाइट बताई है उसी का अनुसरण कीजिए। क्योंकि ये भी अब क्यों हो रहा है, ये चीजें हम पिछले 4-5 साल से सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे शायद कि दूसरी वेबसाइट दूसरी संस्था नहीं आनी चाहिए, लेकिन 4-5 साल से ये थोड़ा पांव चल रही थी चीजें। अभी क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज्यादा दिखने लगा है। आप कोई भूत प्रेत भगा के इस मिशन से लाभ लेना चाह रहा है, या कोई अ, वो इंस्टाग्राम पे एक रील और देखी थी हमने, वो उस तरह मिशन को जो नुकसान हो रहा है, जो गुरुदेव की एक्चुअल फिलॉसफी है, जो गुरुदेव एक्चुअल बताना चाहते थे, जो एक्चुअल मिशन है हमारा, उसको उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। तब हमें तकलीफ है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम मिशन में अगर पॉजिटिवली काम कर रहे हैं तो हमें लोगों को अवेयर करने के लिए हमें ये काम भी करना पड़ रहा है कि हम बताएं कि जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सभी लोग कहते हैं कि गुरुदेव ने जो स्पीच में बोला है भाई, हम सभी मानते हैं ना, गुरुदेव ने स्पीच में बोला है कि भाई मेरे मेरे बाद मेरी फोटो रहेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव की ये बात तो हम बड़ी अच्छे से मानते हैं। तो गुरुदेव की ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि मेरी एक संस्था है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है और जिसकी मेरी कानूनन जवाबदारी है। तो ये बात भी हमें माननी चाहिए ना। और जब गुरुदेव जवाबदारी ले रहे हैं किसी चीज की, तो फिर उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें फिर किंतु परंतु वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग जी। जैसे मेरे को फोन करके बोलते हैं कि तू संस्था के साथ है। भाई संस्था के साथ हूँ, संस्था अच्छा कर रही, कोई गलत नहीं कर रही। कुछ लोगों ने बताया कि इन्होंने गुरुदेव के साथ ऐसा किया, गुरुदेव ने दवाई नहीं दी। गुरुदेव इन भिखमंगों की दवाई के भूखे थे क्या? वो कल की अवतार थे। सही चलो बात तुम है अपना गुरुदेव। अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हो? गुरुदेव किसी दवाई के मोहताज थे? रेक भी लगाया जाता है कि गुरु माँ को और गुरुदेव को मिलने नहीं दिया गया। वो कल की अवतार थे, गुरु माँ जगत जननी है, गुरुदेव कल की अवतार हैं, तीनों लोगों के मालिक है। उनको मिलने से कौन रोक सकता है? अपनी इस बुद्धि को है ना, थोड़ा मानवीय बुद्धि मत लगाओ, उन गुरुदेव की शरण में जाके लगाओ इस बुद्धि को, तब आपको समझ में आएगा ये बातें। और भी मेरे पे बहुत आरोप लगाए जाते हैं। अब नए युवक आएंगे, उनको बताया जाएगा कि पंकज शर्मा के संपर्क में मत आना, दीपक बाथू के संपर्क में मत आना, संस्था वालों के संपर्क में मत आना। भाई क्यों? हम तो गुरुदेव का जो रियल दर्शन है उसके बारे में बता रहे हैं ना। तुम अपनी अपनी खोल के क्यों बैठे हो? अगर तुमको प्रचार करना है ना, मैं बताता हूँ। तुम कह रहे हो हम खुद से गुरुदेव की तस्वीर लेके प्रचार करते हैं। संस्था इसलिए जरूरी है कि हमारी पहचान संस्था की वजह से है। अगर हम कहीं जाए तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मैं सुरतगढ़ प्रचार की टीम की तरफ से हूँ, मुझे कोई नहीं बढ़ने देंगे, दो कान के नीचे लगाएंगे। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं एवीएस के जोधपुर की तरफ से हूँ और मेरे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी शाग इसके संस्थापक थे। ये जी बातें जी। मेरे को बोलनी पड़ती है। गुरुदेव भी खुद जब विदेश गए तो उन्होंने बोला कि मैं एवीएस के जोधपुर का संस्थापक हूँ। संस्था बिल्कुल की बिल्कुल। कानूनी जवाबदेही है। तो अगर आपको बनानी है ना तो खुद के नाम से बनाओ। अगर संस्था के हाँ। अंडर में प्रचार नहीं करना ना, तो उससे पंपलेट में नाम लिखो कि फलाना फलाना प्रचार टीम। और तु, फिर तुम प्रचार करके दिखा देना। अगर वेबसाइट बनानी है तुम खुद के नाम की बनाओ, तब मेरे को बता देना कि ये रहा हम कर रहे हैं ऐसा। संस्था नहीं कर पाई। तो इसलिए संस्था का महत्व जरूरी है, वेबसाइट का महत्व जरूरी है। अगर आप प्रचार कर रहे हो तो फिर गुरुदेव की वेबसाइट बता दो कि गुरुदेव की खुद की वेबसाइट है, इस पे सब कुछ पड़ा है। आपकी वेबसाइट में ऐसा क्या है जो गुरुदेव वाली में नहीं है?
गुरुदेव ने जो संस्था बनाई है, वेबसाइट बनाई है, वो बहुत सोच समझ के बनाई है। आप उसमें बुद्धि लगाने की कोशिश मत करो। गुरुदेव को सब दिखता है। गुरुदेव को सब दिखता है कि आगे क्या होगा, तभी तो उन्होंने बनाई होगी बहुत सोच समझ के। चलिए गुरु भाई, हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे आपको। किसी तरह की आपके डाउट हैं वो हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से या विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हम ये अपनी बात रखते रहेंगे कि जो भी व्यक्तिगत संस्थाएं या व्यक्तिगत वेबसाइट हैं उनको हमें सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि उनको बढ़ावा हम ही देते हैं। तो जी दीपक जी बोलिए। मेरा यही कहना है, जितने भी नवयुवक है, पहले तो वो मतलब इन भड़काऊ बातों से दूर रह के संस्था ये करती है। जो लोग संस्था के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, उनको संस्था में चौधर चाहिए थे, इसलिए कह रहे हैं। संस्था में भाई किस चीज की चौधर चाहिए? वहां जाके है ना, कभी झाड़ू लगाओ, लोग आते हैं उनको खाना खिलाओ, तब तुम्हें सही पता बात। चलेगा गुरु सेवा क्या होती है। गुरु सेवा हम्म, वो होती है। नए युवकों को बढ़ाया जाता है, भड़काया जाता है, ये है वो है फलाना है, क्या मतलब है इस बात से? प्रूफ दो ना। अगर संस्था में कोई चोर बैठा ना, उसका तुम नाम नहीं ले सकते, मेरे को प्रूफ के साथ नाम बताओ, मैं बात कर लूंगा उससे। लेकिन आपके बिल्कुल। पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। आप जोधपुर धाम को बदनाम कर रहे हो, व्यक्ति विशेष का नाम लेने के बजाय आप पूरा जोधपुर धाम को ब्लेम कर रहे हो, गुरुदेव की वेबसाइट को ब्लेम कर रहे हो। अगर किसी चीज में सुधार करना है तो वो बैठ के सुधार होगा। संस्था वालों को बोलो कि थोड़ी सी ये चीज है, इसमें अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें गुरुदेव का मिशन आगे बढ़ सकता है। जी ये जी जी, बातें बैठ के कहने से होगा, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा इन सब चीजों का। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। और इस तरह के इंसिडेंट काफी और भी आने की संभावना है। तो सभी से हम यही कहते हैं कि इस तरह थोड़ा जागरूक रहें और मतलब कोई भी अनुदान राशि इस तरह दें ना दें, और आसपास पता लगे तो उसकी जानकारी सभी को दी जाए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। कौन-कौन कहाँ-कहाँ इंटरकनेक्टेड है ये हम हमें नहीं पता है। हम तो जो सामने घटना घटी है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। और चलिए, हाँ जी दीपक जी। एक एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जो कविता राणा चेतन का पक्ष ले रही है। चेतन को जब हम प्रोग्राम में बुलाते हैं, चेत सर आता नहीं है, बोलता है कि हमारे परिवार में यार है, किसी की डेथ हुई है, मैं नहीं आ सकता प्रोग्राम के अंदर। खुद के गांव के अंदर ध्यान करने तक नहीं आया, और उसका भाई कविता राणा के साथ दिल्ली प्रचार कर रहा है। दिल्ली तुम हुँ, जा सकते हो और अपने गांव में प्रचार नहीं कर सकते। तो सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले अपने घर को मजबूत करो, पहले अपने रिश्तेदारों को प्रचार इसके गुरुदेव के बारे में बताओ, गांव में बताओ। मैंने यही किया है, पहले रिश्तेदारों को बताया, पहले फिर गांव में बताया, अभी जैसे अपने सुरतगढ़ में बताया। अभी मेरा ये है कि मैं गंगानगर हनुमानगढ़ में पहले फुल प्रचार करूंगा, फिर कहीं देखूंगा अगर मेरे से होगा तो। और सारे मैं संस्था के अंडर में करवाऊंगा। अगर किसी को दुख होता है कि ये संस्था के अंडर में करवा रहा है, तो ना आए यहाँ, ना मेरे को बुलाए। जो प्रोग्राम संस्था के अंडर में नहीं हो वहाँ ना बुलाएं, क्योंकि वहाँ बाहर से पैसा आता है, हिसाब किसी के पास होता नहीं। फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं आपस के अंदर। जी, 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 गुरु भाई सही कह रहे हैं आप। और अम, मेरी भी जब चेतन जी का फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि मेरे परिवार में डेथ हो रही है, लेकिन उनके भाई से पता लगा कि शायद कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। चलिए जो भी है, हमने आप लोगों को पूरा एक तरह से क्या घटना हुई है इसके बारे में जानकारी दी गई, और किसी व्यक्ति विशेष या किसी वेबसाइट विशेष का हमारा इसमें कोई विशेष नहीं था। ये तो एक तरह से एक जानकारी हेतु आपको वीडियो बनाया गया। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।